चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड मिंटो से हमने स्टार्ट करना है। कल जो है हमने यहाँ तक कर लिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में होती है, तो इसी लॉर्ड मिंटो के दौर के अंदर इसका टेन्योर जो है वो 18 नवंबर 1905 से 23 दिसंबर 1910 तक का इसका टेन्योर है। ठीक है। इसके दौर के अंदर जो काम होते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि ये मुस्लिम लीग जो होती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का मशवरा किसने दिया था? मिंटो ने दिया था, लॉर्ड मिंटो ने। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी मुसलमानों की तर्जमानी के लिए, उसको किसने उसकी सजेशन दी थी? लॉर्ड मिंटो ने दी थी। इसके अलावा जी शिमला डेपुटेशन जो था वो भी इसी के दौर में आया था 1906 में। और यही सबब बना था किसके? मुस्लिम लीग की वजूद का। उसके बाद मिंटो मॉरले रिफॉर्म जो है, मिंटो जो है वायसराय था, मॉरले जो सेक्रेटरी स्टेट था, इनके दरमियान आपस में मिलके जो है ना एक रिफॉर्म्स दिए गए थे जिनको मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स कहा जाता है 1909 में। ये भी इसी के दौर में हुए थे। अब हम वन बाय वन देखते हैं इन चीजों को, कौन कौन सी इसके दौर में हुई थी। सबसे पहले हम आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, हमने देख लिया 1905 में। 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ था। शिमला डेपुटेशन हुआ था 1906 में, अक्टूबर 1906 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों का एक डेलीगेशन जाता है, 35 लोगों के ऊपर मुश्तमिल था। ये पूछा जाता है जी, मुसलमानों का जो डेलीगेशन था शिमला डेपुटेशन के दौरान वो कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल था? 35 जो है मेंबर्स थे उसके अंदर। किसकी सरबराही में गए थे? ये सर आगा खान सोम की सरबराही में। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम, आगा खान सोम की सरबराही में मिलते हैं। किससे मिलते हैं जी? लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। और वहां पर उनसे मीटिंग करते हैं जी, हमें जो है अलहदा नुमाइंदगी दीजिए। अब डिमांड क्या थी बेसिकली? इलेक्ट्रो जो है ना, हमें क्या किया जाए, अलग जो है हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है ना हमें क्या किया जाए, हक दिया जाए। यानी हमारी मुसलमानों की अलग से नुमाइंदगी होनी चाहिए लेजिस्लेशन के अंदर। तो उसने कहा पहले ये बताएं कि आप हैं कौन, आप किस तरह करेंगे ना, आपकी कोई जमात है? आपकी कोई जमात है तो मेरे पास है। तो इसने फिर कहा कि आप मुसलमानों को अपनी जमात क्यों नहीं बनाते? तो यहाँ पर जो है ना फिर इसकी सजेशन से इन्होंने फिर आगे अपनी जमात बनाई थी जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा गया था। और इसी के जरिए फिर मिंटो ने ये सजेशन अपने पास रख ली थी। और ये 1909 के अंदर फिर मिंटो मॉडल रिफॉर्म के अंदर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसकी डिमांड पूरी की गई थी। अच्छा, उसके बाद जी ये मीटिंग जो है अरेंज किसने करवाई थी? अरेंज करवाई थी WAGR का। ये अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था और ये ब्रिटिशर था। WAJR, तो ये प्रिंसिपल था अलीगढ़ कॉलेज का। और ये जितने थे सारे, आगा खान हो गए और इनके साथ और भी थे, वकारुल मुल्क साहब हो गए, बाकी सारे, ये सारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, कॉलेज अलीगढ़ कॉलेज के बने हुए पढ़े हुए थे। तो इसलिए जो है ना ये फिर वहां जाते हैं, तो उससे मुलाकात करते हैं कि हमें जो है ना ये बकायदा हमारी एक नुमाइंदा टीम होनी चाहिए, हमें इनसे वक्त ले दें। तो इस वजह से जो है ना ये फिर इनको मिलवाते हैं लॉर्ड मिंटो से, और वो सजेशन देते थे कि आप अपनी एक जमात बनाएं। अच्छा, इसमें डेलीगेशन के अंदर डिमांड क्या थी? शिमला डेलीगेशन के अंदर जो मेन डिमांड थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट था मुसलमानों के लिए, कि अलग नुमाइंदगी के लिए हमें हक दिया जाए। उसके बाद जी ये हक फिर कब जाके होता है? मिंटो मॉडल रिफॉर्म के अंदर 1909 में होता है। उसके बाद देखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई जाती है मिंटो के जो है सजेशन से, लॉर्ड मिंटो के सजेशन से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है AIML, ये पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश की गई थी कहाँ पे? ढाका में। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। ये दोनों पूछे जाते हैं। कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी मुस्लिम लीग? ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। फाउंडर कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? पूछा जाता है। आगे देखिए, आगा खान तो गए थे मिलने, बट उसके बाद बनी तो बाद में थी। तो फाउंडर कौन है इसका? नवाब सलीम उल्लाह खान थे इसका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने वाले कौन थे? नवाब सलीम उल्लाह खान थे। अच्छा, इसको प्रिजाइडेड किसने किया था? इसकी जो है चेयर किसने किया था, मतलब इसको किया था नवाब वकारुल मुल्क ने इसको चेयर किया था। बनाया नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहा था, उसके कहने पे बनाई गई थी। फाउंडर वही है। इसको जो चेयर किया था इस
पार्टी को वो किया था नवाब वकारुल मुल्क ने, और जो रेजोल्यूशन प्रपोज की थी, पेश की थी, वो किसने की थी? वो हकीम अजमल खान ने की थी। ठीक है, हकीम अजमल खान ने की थी। पूछा जाता है हु प्रेसिडेंट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो सेशन था यही, ये किसने प्रेसिडेंट किया था? ये नवाब वकार मुल्क ने किया था। रेजोल्यूशन हकीम अजमल खान ने पेश की थी। उसके बाद पूछा जाता है जी किस किसने जो है ना सपोर्ट किया था इसको, जब ये रेजोल्यूशन पास की गई, पेश की गई थी, तो उस टाइम जो है किसने इनको सपोर्ट किया था? मौलाना जफर अली खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जफर अली खान और मोहम्मद अली जौहर थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी किया था। इसके अलावा इसका ऑफिस बिल्ड किया गया था कहाँ? अलीगढ़ के अंदर। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 1907 में हुई थी। 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, 29 30 दिसंबर को हुई थी 1907 में। कहाँ हुई थी? कराची में हुई थी। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जी पहला प्रेसिडेंट कौन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? सर आगा खान सोम थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान सोम। फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान थे। इसके अलावा जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो कौन था फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल? मौलाना हुसैन बिल ग्रामी। ये पूछा जाता है, मौलाना हुसैन बिल ग्रामी कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नेम किसने प्रपोज किया था? ये किसने? मोहम्मद शफी खान है। सर मोहम्मद शफी खान साहब थे, उन्होंने दी सजेशन। उसके बाद कैद आजम उस टाइम मुस्लिम लीग में नहीं थे। 1906 में जब ये मुस्लिम लीग बनी, कब ज्वाइन की थी? 1906 में ज्वाइन की थी। मुस्लिम लीग 1913 में की थी। आगे चल के पढ़ते हैं हम। बताइएगा यहाँ तक ओके है? जी मुझे बताइएगा यहाँ तक अंडरस्टैंड है? अच्छा, रोजों की वजह से भी बड़ा इफेक्ट होता है कि हिम्मत नहीं होती आपकी क्लास लेने की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमें रोजे में जो है ना हमें से नहीं क्लास ली जाती, वो रिकॉर्डेड दिया करें। तो ये भी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद सैयद अमीर अली को देखते हैं। सैयद अमीर अली कौन थे? सैयद अमीर अली का नाम इसलिए है कि ये बेसिकली, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो बन चुकी थी इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में। जो सैयद अमीर अली थे ये जज थे लंदन के अंदर, और ये यूं समझ ले जवाई थे किसके? अंग्रेजों के। तो इसकी बड़ी सुनी जाती थी, और ये भी बड़ा सपोर्ट कर रहा था कि मुसलमानों को मुस्लिम लीग जब बनती है। और इसने बड़ा जो है ना सपोर्ट किया मिंटो मॉडल रिफॉर्म के अंदर, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको पूरा किया जाए, और इसके कहने के ऊपर किया गया था। तो इसने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी लंदन में, जिससे मुसलमानों को क्या हुई थी? इनकी जमात को तकवीयत मिली थी। पूछा जाता है जी लंदन के अंदर मुस्लिम लीग की बुनियाद किसने रखी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद लंदन में किसने रखी थी? लंदन में सैयद अमीर अली ने रखी थी 1908 में। 1906 में बनी थी इंडिया के अंदर, 1908 में बनी थी लंदन के अंदर। इसके अलावा जी 1909 में देखिएगा क्या होता है। 1909 में टू हाउस सिस्टम दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया जाता है जी। टू हाउस सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1909 में कराया गया था। टू हाउस से मुराद क्या है? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। अब हाउस ऑफ कॉमन जो है ये आज भी है पड़ा, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये इस वजह से था। हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं लोअर जो हाउस होता है, जिस तरह हमारा कौमी असेंबली है और सेनेट है। तो कौमी असेंबली लोअर हाउस है, सेनेट क्या है? अपर हाउस है। तो इस तरह इनका हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस है, और हाउस ऑफ लॉर्ड क्या था? अपर हाउस था। तो अपर हाउस में क्या होते थे? ज्यादातर ब्रिटिशर्स होते थे, और लोअर हाउस में कुछ इंडियंस भी होते थे और ब्रिटिशर्स भी होते थे।
इसलिए 1909 में टू हाउस सिस्टम जो है ना ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट जो इलेक्शन थे वो भी 1909 में तस्लीम हुए थे, किसके जरिए? मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के जरिए। और कैद आजम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कांग्रेस, देखिए जब ये अपर और लोअर हाउस बने तो हर किसी ने अपने जो है ना कानून साज असेंबली के मेंबर देने थे, तो कांग्रेस ने अपने मेंबर दिए थे। तो कांग्रेस की तरफ से किसने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने थे? कांग्रेस की तरफ से कैद आजम को बनाया गया था 1909 में। और उस टाइम कैद आजम जो है वो कांग्रेस में थे। उसके बाद जी लॉर्ड हेडिंग्स को देखिएगा, कुछ टेन्योर है इसका 1910 से 1916। लॉर्ड हेडिंग्स, लॉर्ड हेडिंग्स जो है इसका टेन्योर जो 1910 से 1916 तक है। और इसने भी क्या किया था, दरबार हेल्ड कराया था दिसंबर 1911 के अंदर। क्यों? उसकी रीजन ये थी कि जो जॉर्ज फाइव था इसकी सेरेमनी करवानी थी, जॉर्ज फाइव की ताजपोशी जिसको कहा जाता है। अब ये क्या हुआ, जो जॉर्ज फोर था ये जॉर्ज फाइव जो है ये व्हाइट एलिफेंट जो होता है सफेद हाथी के शिकार के लिए ये थाईलैंड गया हुआ था। साउथ अरे थाईलैंड क्या है, हमारे जनूब के अंदर है, इंडिया से नीचे बांग्लादेश के पास थाईलैंड है। तो वो क्या है जी, वहां पे गया होता है। और यानी कि इंडिया के बांग्लादेश के जो है उधर आगे चले जाएं, म्यांमार है और ऐसे आगे बढ़ते रहे, चाइना और इस साइड पे थाईलैंड जापान ये वाले जो एरिया है, यानी कि जिसको आप ईस्ट जो है एशिया कह सकते हैं। तो वहां पे अब ईस्ट एशिया किधर और यूरोप किधर? तो ये जॉर्ज फाइव जो होता है ये थाईलैंड के अंदर होता है, व्हाइट एलिफेंट का शिकार करने, तो पीछे जॉर्ज जो फोर होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी ताजपोशी के लिए फिर ये फौरन से जा नहीं सकता, कई महीनों लग जाने थे। तो इसलिए फिर इसकी क्या की जाती है जी, ताजपोशी की जाती है कहाँ पे? हिंदुस्तान के अंदर। तो पूछा जाता है जी इसकी ताजपोशी कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान में दिल्ली में की गई थी। जॉर्ज फाइव की जो सेरेमनी है ये दिल्ली में की गई थी। और लेकिन इस टाइम जो है लॉर्ड कौन सा है यहाँ पे फैसला है? लॉर्ड हेडिंग है। और जो किंग है वो जॉर्ज फाइव है। अब जब इसकी सेरेमनी रखी जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, उधर से पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो चुकी थी। तो हिंदू जो है वो कभी पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं चाहते थे, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी। तो कांग्रेस ने धमकी दी जी अगर जॉर्ज फाइव की सेरेमनी आपने इधर करनी है तो हम एहतजाज करेंगे, हम इधर नहीं होने देंगे। और तो लॉर्ड हार्डिंग जो है बड़ा परेशान था। उसने कहा जी अगर इन्होंने कर भी लिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, किंग साहब मुझे हटा देंगे। तो इनकी फिर डिमांड माननी पड़ी। तो इन्होंने डिमांड ये की थी कांग्रेस ने कि जी आपने ब्रिटिश की सॉरी जो बंगाल की ये तकसीम है उसको खत्म करना है, मनसूख करना है। तो अनलमेंट ऑफ द बंगाल जो है किसने खत्म की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। और इसने फिर प्रॉमिस किया था कि जी चलो मैं किंग्स जो है जॉर्ज फाइव उसके जाने के बाद जो है मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो तकसीम बंगाल किसके दौर में खत्म हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के दौर में हुई थी 1911 में। अच्छा उसके बाद देखिएगा इसी के दौर में तो 1911 में हुई थी। इसके दौर में कैपिटल भी शिफ्ट होता है कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। और 1911 में जो है देखिएगा और कौन कौन से इवेंट होती है 1911 में। कॉमरेड न्यूज़पेपर था, कॉमरेड न्यूज़पेपर। ये किसने इशू कराया था? कॉमरेड न्यूज़पेपर जो है ये मलकियत किसकी थी, किसने स्टार्ट कराया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कहाँ पे कराया था? कलकत्ता से शुरू हुआ था। 1912 में जो है अल हिलाल हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल अखबार के फाउंडर हैं। और कॉमरेड के कौन है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। और ये भी कलकत्ता से शुरू हुआ था। ये बताइएगा मुझे, अंडरस्टैंड है यहाँ तक? हाँ जी। अब आइएगा 1913 के अंदर क्या होता है, कुछ इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। अब ये दोनों के जो है ना ये मेंबर रहे थे। 1913 में ज्वाइन की थी इन्होंने, ठीक है। और जो है 1920 को कांग्रेस छोड़ी थी, ठीक है।
तो इस तरह 1913 से 20 तक जो है ना ये दोनों के मेंबर रहे थे, कांग्रेस के भी मुस्लिम लीग के भी। तो पूछा जाता है जी कायदे आजम कितने साल के लिए जो है ना दोनों पार्टियों के मेंबर रहे थे? ये 7 साल के लिए रहे थे, कहीं पे 8 भी दे देते हैं। तो कायदे आजम पे की थी जी, ये पूछा जाता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पे की थी। उसके बाद हमदर्द जो न्यूज़पेपर है वो भी कलकत्ता से शुरू हुआ था। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1913 में। हमदर्द 1913 में शुरू हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की काविश की वजह से। उसके बाद जी कानपुर मास्क इंसिडेंट कब हुआ था, वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कब हुआ था? 1913 के अंदर हुआ था। अब किसके दौर में हुआ था? ये इसी लॉर्ड जो है हार्डिंग्स के दौर में हुआ था कानपुर इंसिडेंट। ठीक है। अब इसका क्या था कानपुर इंसिडेंट? बेसिकली कानपुर जो है ये एक जगह है, बाजार है। ठीक है। कानपुर एक जगह है जहाँ पे एक है मछली बाजार। उत्तर प्रदेश जो है सूबा है, उत्तर प्रदेश जो है इंडिया की स्टेट है, वहां पे एक इलाका था कानपुर। कानपुर का एक था बाजार जिसको क्या कहा जाता है? मछली बाजार। तो मछली बाजार में एक मस्जिद थी। तो डेवलपमेंट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से रोड जो है डेवलप की जा रही थी, कंस्ट्रक्ट की जा रही थी। तो रास्ते में मस्जिद आती थी। ब्रिटिश ने क्या किया? उसको डेवलपमेंट के लिए मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसकी वजह से जो है मुसलमान थे वो बिफर गए। उनको हर्ट हुआ, तो उन्होंने जो है ना एहतजाज शुरू कर दिया इनके खिलाफ। तो जहां पर ब्रिटिश जो पुलिस थी उसने क्या किया? फायर खोल दिए, जिसकी वजह से कितने लोग इस इंसिडेंट के अंदर, कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 133 मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे। कितने हुए थे? 133। और इस इंसिडेंट के दौरान कौन था? लॉर्ड हार्डिंग्स था। ठीक है। अब आदि होता है, प्रैक्टिस का होता है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका में जो है ना ये प्रैक्टिस कर रहा है, अभी ज्वाइन नहीं की होती, ये वापस आता है तो वापसी पे ज्वाइन करता है 1915। लख, हाँ जी। लखनऊ पैक्ट जो है इसके बारे में लखनऊ लखनऊ पैक्ट जो है ये 1916 में ही दिया गया था। 1915 के अंदर कैदे आजम ने कोशिश शुरू की थी, उधर से गांधी आ गया था। कैदे आजम भी इधर थे कांग्रेस में, और मुस्लिम लीग में भी थे, आगा खान साहब थे। तो इन कैदे आजम ने कोशिश की, और बल्कि कैदे आजम जो है कांग्रेस भी ज्वाइन, मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर चुके थे 1913 में। उन्होंने कहा क्यों ना हम बैठे और एक मुश्तरका जो है ना, हम क्या है, मसौदा तैयार करें, मुश्तरका जो मफादात है उसके ऊपर। तो कैदे आजम की कोशिशों से जो है ना ये सारे इकट्ठे हुए थे मुंबई के अंदर, जहां पर हर साइड से जो है ना 5-5 लोग थे, मुस्लिम लीग की तरफ से भी, और जो है दूसरा कांग्रेस की तरफ से भी, इसके अलावा और भी पार्टीज थी।
उनकी तरफ से भी। तो इस दौरान जो है लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग की तरफ से किसने लीड किया था? मारुल हक ने। मारुल हक तो लीड किया। कैद आजम की काफसूं से उन्हें इकट्ठे होकर बैठे। इनके दरमियान मुआहदा तय हुआ 1916 के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, 1916 कहा जाता है। इसमें डिमांड क्या क्या था थी जी? कि जी कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की जो डिमांड है उनको एक तो एक्सेप्ट करेगी, दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो भी तस्लीम करेगी, एक तिहाई जो सीट्स है मुसलमानों की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो भी दी जाएंगी, और बिल जो है अगर मुसलमान किसी को रिजेक्ट कर देंगे कोई बिल तो वो पास नहीं होगा। तो इस तरह जो है ना ये एक सजेशन थी और ये मुआहदा हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है? शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। सॉरी, शिमला नॉर्थ शिमला लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। अब लखनऊ पैक्ट की वजह से क्योंकि कैद आजम ने सारों को इकट्ठा किया, बड़ी कोशिश की, तो कैद आजम को फिर टाइटल दिया गया था कौन सा? बुलबुल हिंद का। बुलबुल हिंद का टाइटल किसका था? कैद आजम का था, या एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसे कहा जाता है? कैद आजम को। ये टाइटल किसने दिया था? ये मिसेस सरोजनी नैडो थी। मिसेस सरोजनी नैडो थी, उन्होंने ये टाइटल दिया कैद आजम को। जी, उसके बाद क्लेम्सफोर्ड जो है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आएंगे इसके अंदर। 1916 से 21 तक रहा ये लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, क्लेम्सफोर्ड के दौर में क्या होता है? इसके दौर में 16 से 21 में वर्ल्ड वॉर वन जो है ये शुरू हो चुकी होती है 1914 में, 1918 तक रहती है। उस टाइम जो है जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश का वो कौन था? बेलफोर्ड था। बेलफोर कौन था? बेलफोर प्राइम मिनिस्टर था। तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर क्या होता है? ब्रिटिश क्या तो सॉरी इसराइली जो थे ये भाग के गए थे हिंदुस्तान, अपना बर्तानिया के पास, इसका जो प्राइम मिनिस्टर था बेलफोर के पास, कि जब आप जंग जीत जाएं तो हमें क्या करना है? हमें आपने हमारा जो खिता है फलस्तीन वो हमें देना है। तो इन्होंने मुआहदा किया जिसको क्या कहा जाता है? बेलफोर डेक्लेरेशन कहा जाता है। बेलफोर कब हुआ था? 2 नवंबर 1917 को हुआ था। 2 नवंबर 1917 को। तो इस तरह जो है ये फिर इसी की बुनियाद के ऊपर जब ओटोमन एम्पायर खत्म हो गई और फलस्तीन और ये कब्जे में चले गए ब्रिटिश के, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटिश ने इसराइलियों ने याद करवाया कि जी बेलफोर डेक्लेरेशन हमने कहा था, और इसी के तहत ही इनको खिता दिया गया था, यूएनओ ने दिया था। और 1948 में इन्होंने क्या किया था? अपने आप को एक आजाद रियासत अनाउंस किया था इसराइल ने, जिसकी वजह से अरब इसराइल वॉर भी स्टार्ट हुई थी। इसी बेलफोर डेक्लेरेशन की वजह से हुआ था ये सारा। उसके बाद जी रॉलेट एक्ट दिया गया था। ये पास किया गया था किसके दौर में? क्लेम्सफोर्ड के दौर में रॉलेट एक्ट। ये पूछा जाता है रॉलेट एक्ट कब पेश किया गया था? 1919 में। ये बेसिकली क्या था? ये कदगन था आजादी इजहार के ऊपर। कोई बात नहीं कर सकता, जो बोलेगा बगैर किसी वजह के उसको ढक दिया जाएगा। क्यों क्यों? उसकी रीजन थी कि जो ब्रिटिश को काफी नुकसान भी हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इकोनॉमिकली, और यहाँ से फिर बगावतें उठना शुरू हो गई हिंदुस्तान से, जिसकी वजह से जो है ना ये रॉलेट एक्ट किया गया था। उस टाइम कैद आजम जो थे वो मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो रॉलेट एक्ट की फिर इन्होंने मुखालफत की थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? इसको काला कानून भी करार दिया था, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जी रॉलेट एक्ट कब दिया जाता है? क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो होते हैं, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये भी 1919 में पास हुए थे लोकल गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद जी वुमेन यूनिवर्सिटी जो ओपन की गई थी पुणे के अंदर 1919 में ओपन की गई थी। उसके बाद देखिएगा 1919 में खिलाफत मूवमेंट आती है। खिलाफत मूवमेंट क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर वन के अंदर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर वन में ओटोमन एम्पायर चला जाता है ब्रिटिश के पास और फ्रांस के पास कुछ कुछ हिस्से। तो फिर क्या होगा जी? यहाँ से देख साफ ज़ाहिर है, हम तो जिंदा होते हैं तब जब हमें कोई खतरा होता है हमारे सबको, वरना तो हम सोए रहते हैं। तो यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जो है उन्होंने क्या किया था? खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी ब्रिटिश के खिलाफ। किसके हक में? ओटोमन अंपायर के हक में, कि खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जाए और उनको कब्जा खत्म किया जाए। तो ये 1919 में शुरू होती है। किसके स्ट्रगल से हुई थी? ये हुई थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के स्ट्रगल से।
किसके खिलाफ थी? ब्रिटिश के खिलाफ थी, तुर्कियों के हक में थी, ओटोमन एम्पायर के हक में थी। 1919 में शुरू हुई थी, 1922 तक रही थी। उसके बाद जी खिलाफत मूवमेंट होती है, लेड होगी किसने की जी ये? अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है जी खिलाफत मूवमेंट किसने लीड की? अली बरादरान भी दे देता है, तो अपने अली बरादरान को टिक करना है। अदरवाइज क्या होगा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर दे, क्योंकि इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे, शौकत अली भी थे, और अली बरा यानी कि अली ब्रादर्स कहा जाता है इनको। ये यही भाई थे सारे। उसके बाद जी गांधी ने फिर इसकी सपोर्ट के लिए जो है खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट के लिए एक तहरीक चलाई थी, जिसको क्या कहा जाता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब बेसिकली ये इसके लिए नहीं थी। ये क्या था? उल्टा खिलाफत मूवमेंट को सबोताज करने के लिए थी, और ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर देने के लिए थी कि हम कोई जो है ना आपकी जो है कोई कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ। तो ये तहरीक असल में मकसद क्या था? हाईजैक करना था खिलाफत मूवमेंट को। तो 1920 में ये शुरू हुई थी और 1922 तक रही थी। ये 1922 में ये भी खत्म हो गई और खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गई, और गांधी साहब की मेहरबानी से हुई थी। उसके बाद रॉलेट एक्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। 18 मार्च 1919 को दिया गया। ठीक है, अब मैंने बताया कि जॉर्ज वन जो है फाइव, उसकी वर्ल्ड वॉर एंड के बाद जॉर्ज फाइव जो है वो कमीशन बना के भेजा था उसने, किसकी सुपरविजन के अंदर? AST रॉलेट की, कि बगावतें जो है वो हिंदुस्तान के अंदर खत्म की जाए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसको खत्म करने के लिए बनाया था रॉलेट एक्ट। ये किसकी सरबराही में था? AST रॉलेट की सरबराही में। एक मिनट, एक मिनट। नहीं, असर का टाइम तो अभी नहीं हुआ, अभी तो अजान ही नहीं हुई। हो गई है। चले आप देख लें आप। मेरे में अभी तो अजान नहीं हुई, आप अदरवाइज जो है ना आप पढ़ लें नमाज। तो ये रिकॉर्ड में भी ये पार्ट आपको मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा रिकॉर्डेड में। मैं चाह रहा हूँ कि काफी हम कैचे, क्योंकि हमने परसों फ्राइडे तक हमने इसको क्लोज करना है। फिर उसके बाद 1947 से 2025 तक का करना है हमने। जी। उसके बाद रॉलेट एक्ट के हवाले से देखिएगा। सिडनी जो है ये कौन था? AST सिडनी रॉलेट, रॉलेट जिसको कहा जाता है। ये इस ये लॉ जो है ना ये पास कराना चाहता था लेजिस्लेटिव असेंबली से। कैद आजम भी उसके मेंबर थे कांग्रेस की तरफ से। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर थे? 57 टोटल मेंबर थे, जिसमें से 34 ब्रिटिशर थे और 23 हिंदुस्तानी थे। तो कैद आजम ने फिर इस वजह से क्या किया? रिजाइन कर दिया कि मैं तो इसमें नहीं बैठता, ये काला कानून है जिसमें हम ना बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, उल्टा में कैद कर लिया जाता है। तो इस वजह से जो है ना इन्होंने 1919 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली छोड़ दी थी कांग्रेस की सीट से। और इसको क्या नाम दिया था? रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ। पूछा जाता है जी ब्लैक लॉ किसने दिया था? कैद आजम ने 1919 में ये पेश किया गया था। उसके बाद डायरकी सिस्टम देखिएगा। डायरकी सिस्टम बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट जो है सेपरेट कर दी, ग्रुप बना दिए। एक बना दी गवर्नर के अंडर कर दी, दूसरा CM के अंडर कर दी, कि जी डायरकी सिस्टम लाया जा। डायरकी सिस्टम कब है? 1919 के अंदर। डबल गवर्नमेंट बनाई जाए, कि गवर्नर की अपनी कैबिनेट हो और CM की अपनी कैबिनेट हो, अलग अलग कैबिनेट हो। यानी कि गवर्नर की कैबिनेट से मुराद है कि वो वफाक को देखेगा, CM की कैबिनेट से मुराद है वो जस्ट सूबे को देखेंगे। तो इस तरह जो है ना ये होनी चाहिए। ये किसके उसमें इंट्रोड्यूस कराई थी? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। डायरकी सिस्टम भी इसी के टेन्योर के अंदर है, क्योंकि 1922 तक रहा था वो। और ये किसके तहत डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था? ये पूछा जाता है। डायरकी सिस्टम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है ना ये इंट्रोड्यूस कराया गया था डायरकी सिस्टम। उसके बाद जिनाह जलियांवाला इंसिडेंट देखिएगा। जलियांवाला इंसिडेंट कब होता है? वो भी 1919 में होता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग, जिसमें गोलियां चलाई गई थी। अब जलियांवाला बाग में क्या था जी?
दो थे लीडर थे, यही पंजाब के अमृतसर के, जिनको क्या कहा कौन थे, डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू और डॉक्टर सीतापाल ऑफ अमृतसर। डॉक्टर सीतापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू, ये दोनों बड़े हाईली क्वालिफाइड थे। इनको जो है ना पकड़ लिया जाता है। ये क्योंकि इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, तो इनको पकड़ लिया जाता है। और लोग फिर क्या होते हैं, इनके हक में इकट्ठे होते हैं जांच करने के लिए, कहाँ पे, जलियांवाला बाग के अंदर। जब वो वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पर जो है उस टाइम उसका जो गवर्नर होता है पंजाब का, वो कौन होता है, सर माइकल एडवायर होता है। माइकल एडवायर। तो माइकल एडवायर क्या करता है जी, उस वक्त के वहां पे जो पंजाब को कंट्रोल कर रहा होता है जनरल डायर, उसको ऑर्डर करता है जी मुझे ये जगह खाली चाहिए। तो जनरल साहब, वैसे भी अक्सर जनरल सारे पागल होते हैं, वो क्या करता है जी, जनरल साहब जाके जी वहां पे जलियांवाला बाग फायर ओपन कर देते हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे होती है, 83 लोग डेथ हो जाती है, और 1200 के करीब जो है ना वो जख्मी होते हैं। तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद जी इसका बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट का, कौन सा, उधम सिंह था। उधम सिंह ने क्या किया, वो मारना तो जनरल डायर को चाहता था, लेकिन जनरल डायर इसे मिला नहीं, तो लंदन में जाकर जो है ये पकड़ता है कि इसको, माइकल डायर को, जो उस वक्त का गवर्नर था, ये जाकर 1940 में इसने मारा था उधम सिंह ने। ये भी सिख था उधम सिंह। इन्हीं के अबाव अजदाद जो थे वो सरवाइव किया था उन्होंने 1919 के अंदर जलियांवाला बाग में। तो इन्होंने फिर जाके उधम सिंह ने माइकल एडवायर जो था उसको मारा था। मारना ये जनरल डायर को चाहता था। तो 13 मार्च 1940 को इसको लंदन में मारा गया था। जी उसके बाद जी हिज्जत माइग्रेशन या हिज्जत मूवमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है अफगानिस्तान की तरफ। हिजरत टू अफगानिस्तान जो, या हिजरत अफगानिस्तान भी इसको कहा जाता है, 1920 में शुरू हुई थी। पूछा जाता है हिजरत अफगानिस्तान कब हुई थी, 1920 में किसके कहने पे हुई थी। मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने रूल, ये मौलाना थे। इन्होंने जी कह दिया जी, फतवा दे दिया जी, हिंदुस्तान को दारुल हरब करार दे दिया। पूछा जाता है जी हिंदुस्तान को दारुल हरब कब करार दिया गया था, 1920 में, किसने दिया था जी। मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दिया था। इन्होंने कहा था जी हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए रहने की जगह नहीं है। ये जितने भी थे पिशावर इस साइड वाले, आप सारे बिस्तर मड्डी बांधे, और ये जहां से बेचे जाते थे आप हिंद अफगानिस्तान चले जाए। तो मजे की बात है, अफगानिस्तान में वहां पे किसी से उन्होंने ना बात की ना कुछ, यहाँ से हिजरत कर जाए। और जब ये यहाँ से अपनी जायदादें सारी बेच के निकले, अफगानिस्तान बॉर्डर पहुंचे, तोरखम बॉर्डर पर, तो उन्होंने तो दाखिल ना होने दिया। और वापसी पे आते हैं तो ब्रिटिश मारती है, उधर अब वो आने नहीं देते। और ये कहने को तो निकल चुके थे बेच के, ये बड़े जलील होके रह गए थे, और वापसी पे फिर इन्हें फिर जहां जगह मिली है वहां पे रह गए थे। तो हिजरत अफगानिस्तान कब हुई थी, 1920 में हुई थी। उस टाइम हिंद अफगानिस्तान के अंदर बादशाह कौन था, अमानुल्लाह था। उसके अलावा जी डेसोबिडियन मूवमेंट, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, मैंने बताया 1920 से 1922 में ये हुई थी शुरू। ये बेसिकली जी इसने कहा था, किसके, ब्रिटिश के खिलाफ निकाली थी गांधी ने। पूछा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने शुरू की थी, गांधी ने शुरू की थी। किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। किसकी सपोर्ट में की थी, खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट में की थी। ये शुरू होती है 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को शुरू होती है, 1922 को एंड होती है। जब उसके बाद जी इसी दौरान 1920 में, इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मौलाना मोहम्मद अली जोहर को अरेस्ट कर लेती है, तो गांधी साहब फिर दोनों को लीड करते हैं। पूछा जाता है गांधी साहब ने कौन सी दो मूवमेंट को इकट्ठे लीड किया था, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद जी कैद आजम ने फिर 1920 में रिजाइन कर दिया था, इसी जो है डिसोबीडियंट मूवमेंट की वजह से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से, क्योंकि इनको पता चल गया था जिसका मकसद ही नहीं है, आप बिलावजह कर रहे हो, खामखा। आपका मकसद है अलहदा मुल्क लेना, आजादी लेना, आप औरत से निकल पड़े हो। तो कहते आजम ने फिर इससे जो है ना क्या कर दिया था, कांग्रेस से ही रिजाइन कर दिया था 1920 में। अब 1913 से 1920 तक कांग्रेस में
और 1913 से 1920 तक मुस्लिम लीग में भी थे। तो दोनों पार्टियों में कब रहे थे, ये 7 साल का अरसा रहे थे। ठीक है। अब जो है ये मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, कांग्रेस छोड़ दी थी 1920 में। फिर गांधी ने ये दोनों मूवमेंट स्टॉप कर दी थी 1922 में। किस इंसिडेंट की वजह से, चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से। चोरी चोरा इंसिडेंट जो है ये हम आगे पढ़ लेते हैं। यहां तक है जी लॉर्ड। अब रेडिंग की तरफ आते हैं, बताइएगा जी, यहां तक ओके है? जी बताइएगा, यहाँ तक ओके है? चलिए जी आगे करते हैं, 4:30 तक हम। उसके बाद लॉर्ड रेडिंग आता है। लॉर्ड रेडिंग जो होता है 1921 से 1926 तक रहता है। इसी के दौर के अंदर जो है ना ये दोनों मूवमेंट स्टॉप हुई थी। इसका टेन्योर जो है 21 से 26 है। इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दबाने की कोशिश की थी, और इसी के दौर में फिर क्या होता, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। इसने जो है इस 1921 के अंदर और क्या हुआ, इसी के दौर में कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी वो भी इसी के दौर में बनी 1921 में। एम एन रॉय ने बनाई थी। इसके अलावा जी प्रिंस ऑफ वेल जो है उसने भी इंडिया विजिट किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया विजिट किया था 1921 में इसी के अंदर। उसके अलावा मोपला रिबेलियन भी 1921 में इसी के दौर में हुई थी, केरला के ऊपर। चोरी चोरा इंसिडेंट इसी के दौर में हुई थी 1922 में। और स्वराज पार्टी भी इसी के दौर में बनी थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और आर सी दास ने बनाई थी। अब देखते हैं मोपला रिबेलियन क्या था। मोपला रिबेलियन बेसिकली रिवॉल्ट था टू द पीजेंट अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब मोपला रिबेलियन ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े लॉर्ड को अपने हाथ में लिया हुआ था। तो वो जिस तरह आज सिस्टम है आपके पाकिस्तान का, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जागीरदार हैं, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है नीचे। तो उनके खिलाफ जो है ना लोग निकले थे और बगावत की थी उन सरदारों के खिलाफ, लैंडलॉर्डों के खिलाफ। तो ये जो है मोपला मालाबार रीजन के अंदर, मालाबार जगह थी वहां पे ये होता है जिसको मोपला का नाम दिया गया था। ये कब हुआ था, मोपला रिबेलियन 1921 में हुआ था। उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट देख लीजिएगा, पीछे जस्ट पढ़ लीजिएगा जो एक दो लाइनें मैंने छोड़ी हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को होता है। ये गांव होता है विलेज चोरा चोरी। अब इसी दौरान ही जब आप गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही होती है और वो उधर से खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहा होता है, और ये जा रहे होते हैं, एहतजाज में होते हैं। तो एक गांव होता है जिसको क्या है, चोरी चोरा एक गांव था। वहां जब पहुंचते तो वहां पर एक इनकी चौकी थी पुलिस की, ब्रिटिश की। तो इन्होंने क्या किया, उसको तबाह कर दिया। और उसके अंदर जितने भी पुलिस वाले थे उनको क्या किया, मार दिया। तो तकरीबन कितने पुलिस वालों को इन्होंने मारा था, वहां पे 24 करीब लोग थे जिनको इन्होंने मारा था। जिसकी वजह से फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, और इन्होंने फिर दोनों तहरीकें ही खत्म की गई, कर दी थी। उसके बाद 1923 में क्या होता है, 1923 में लियाकत अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं। लियाकत खान ने कब ज्वाइन की थी, 1923 में की थी। यूनियन नेस्ट पार्टी बनी थी 1923 में, किसने बनाई थी, सर फजल हुसैन ने, छोटू राम ने, सिकंदर हयात ने 1923 में बनाई थी। ये लैंडलॉर्ड और सरदारों की पार्टी थी। ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी किसकी थी, लैंडलॉर्ड और सरदारों की पार्टी थी। ज्यादातर सिकंदर हयात का पूछा जाता है जी, फाउंडर कौन है, सिकंदर हयात है। सर फजल हुसैन भी है, छोटू राम भी है। ठीक है। उसके बाद जी इरवन, लॉर्ड इरवन के हवाले से देख लीजिएगा। लॉर्ड इरवन जो है 1926 से 1931 तक रहा। ये सैमन कमीशन जो है इसी के दौर में भेजा गया था, 1928 में। सैमन कमीशन हिंदुस्तान में गया था इसी के दौर में।
बेसिकली वो क्या था, ये सर्वे करें जी, लोग कितना हमारे हक में, हम किस तरह कानून साजी करें, इसलिए सर्वे की। सेवन कमीशन 1928 में भेजा गया था। 1926 में क्या जो है, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कब सिलेक्ट हुए थे? ये हुए थे 1926 में। और अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1906 में ही ज्वाइन की थी। अभी यहाँ तक इनफ है। बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे मैक्सिमम, और कोशिश करेंगे कि हम फ्राइडे इसको खत्म करें। अगर सम और कर लेंगे ताकि हम सैटरडे क्लोज करें हम।